हेलो एवरीवन, इंडियन एग्रीकोस्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट वाटर रिलेशनशिप पे। कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि उनको प्लांट वाटर रिलेशनशिप पे एक वीडियो चाहिए है, तो हम इससे रिलेटेड जो प्लांट वाटर रिलेशनशिप है इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की वीडियो रिलीज कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लांट वाटर रिलेशनशिप के बारे में और प्लांट के लिए वाटर क्यों एसेंशियल है इसके बारे में। आज की वीडियो में हम तीन जो इम्पोर्टेंट स्टेप हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। एक है प्लांट वाटर रिलेशनशिप और इसके अंदर जो पॉइंट है वो है वाटर मूवमेंट इन प्लांट्स। एंड सेकेंड वन क्या है, प्लांट के अंदर प्लांट वाटर स्टेटस, प्लांट का वाटर स्टेटस क्या है। और जो थर्ड वन हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो ये तीनों पॉइंट आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लांट के लिए वाटर बहुत ही एसेंशियल है। वो एसेंशियल क्यों है कि कुछ फंक्शन जो प्लांट के हैं वो केवल वाटर ही फुलफिल कर पाता है। जैसे कि फर्स्ट फंक्शन है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में वाटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये काम करता, ये वाटर से सप्लाई होती है हाइड्रोजन। ठीक है, वाटर से क्या सप्लाई होती है, हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन हेल्प करती है कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में। किसमें हेल्प करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन में। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन प्रोसेस है ये आती है किसमें, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसके अंडर में। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के अंडर में तीन प्रोसेस होती हैं। फर्स्ट होती है CO2 की एंट्री। जब भी प्लांट को ये होता है वाटर अब्जॉर्ब करता है, फिर एटमॉस्फेयर में वाटर जाता है लिक्विड फॉर्म से, जब वेपर फॉर्म में वाटर जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। और जब स्टोमेटाज ओपन होते हैं तब ट्रांसपीरेशन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री भी होती है। जो सेकंड प्रोसेस है वो है फोटोलाइसिस। कौन सी है, फोटोलाइसिस। मींस इस प्रोसेस से वाटर क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और इसमें से जो हाइड्रोजन रिलीज होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में क्या करती है, हेल्प करती है। ये थर्ड पॉइंट है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड मिलके और वाटर मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज C6H12O6 क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। और प्लांट उसको फिर क्या करता है, यूज करता है। नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट है ये एक सोलवेंट का काम करता है। ठीक है, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सोलवेंट है। इसके अंदर कोई भी आयंस है या फिर साल्ट है, न्यूट्रिएंट है, वो सब के सब मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या एक स्ट्रॉन्ग सोलवेंट है और ये आयंस को, न्यूट्रिएंट्स को या फिर साल्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भी पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो थर्ड इसका जो काम हो गया वो क्या हो गया, कन्वेयर का। ठीक है, थर्ड इसका पॉइंट कौन सा है, कन्वेयर का इसका काम है। फोर्थ जो इसका पॉइंट है वो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। क्या है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कैसे है, जैसे आप सभी ने सुना होगा कि जो वेजिटेटिव प्लांट्स होते हैं उसका जो बायोमास होता है वेजिटेटिव प्लांट का वो ग्रेटर देन 90% किसकी वजह से होता है, वाटर की वजह से। इसलिए स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में भी जो वाटर है उसका अहम रोल है। लेकिन इसके कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे बहुत सारी प्लांट की प्रोसेस होती हैं, जैसे ट्रांसपीरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, वाटर का मूवमेंट है। ठीक है, ये सारी की सारी प्रोसेस अफेक्ट होती हैं अगर वाटर स्ट्रेस आता है। तो अगर वाटर स्ट्रेस का इफेक्ट इन सभी प्रोसेस पे होगा तो इसका मतलब इनडायरेक्टली इफेक्ट किसके ऊपर जाएगा, ईल्ड पे। और प्लांट की प्रोडक्टिविटी फिर क्या हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है। सो प्लांट की प्रोडक्टिविटी हाई करने के लिए
वाटर यूज एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, एक एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम को डिजाइन करते हैं। ठीक है, किसको डिजाइन करते हैं, एक एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम को। तो एफिशिएंट जब इरिगेशन सिस्टम हम डिजाइन करते हैं तो उससे पहले हमें कुछ प्रोसेस हैं जिनको जानना बहुत ही जरूरी है। तो उसमें फर्स्ट प्रोसेस कौन सी है, मूवमेंट ऑफ वाटर। मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। ये क्या है, जैसे ये एक प्लांट है, ये इसकी लीफ है, ये इसकी इन्फ्लोरेसेंस है, और ये क्या है, इसके रूटलेट्स है। ठीक है, ये डिफरेंट क्या है, सॉइल प्रोफाइल की लेयर्स हैं, जोन्स हैं, जो रूट जोन है जहां से प्लांट क्या करता है, न्यूट्रिएंट और वाटर एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो अब जब वाटर का मूवमेंट होता है, जैसे प्लांट क्या करेगा, यहाँ पे भी इसका क्या होता है, वाटर पोटेंशियल होता है, यहाँ पे सोयल का वाटर पोटेंशियल होगा, यहाँ पे जो प्लांट के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो क्या होगा, वाटर का इसका प्लांट का वाटर पोटेंशियल होगा। ठीक है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में किसका होगा, एयर का वाटर पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो जैसे ही प्लांट वाटर का अपटेक करता है, प्लांट वाटर का अपटेक कब करेगा, देखो फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि जो वाटर पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल है या फिर वाटर का मूवमेंट है, वाटर का जो मूवमेंट है वो किसके बेस पे होता है, हाई वाटर पोटेंशियल, हाई वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो जैसे ही स्टोमेटाज ओपन होते हैं, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस टेक प्लेस करती है, तो वाटर कंटेंट डाउन आ जाता है प्लांट का, और जैसे ही प्लांट का वाटर कंटेंट डाउन आता है तो इट मींस इसका वाटर पोटेंशियल कम होता है, किससे, सोयल से। तो इस टाइम पे सोयल का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, प्लांट का कम है, तो वाटर का करेगा, जाइलम के थ्रू प्लांट में क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, और वो वहां पे जाएगा जहां पे लीफ के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हुई थी, और उस डेफिशिएंसी को वो क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। और ऐसे ही फिर क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। ट्रांसपिरेशन जब होगा जब एयर का जो वाटर पोटेंशियल है वो कम होगा देन दी लीफ वाटर पोटेंशियल। ठीक है, अगर एयर का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है प्लांट से तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, वाटर का मूवमेंट नहीं होगा। वाटर का मूवमेंट केवल तभी होगा जब सोयल का वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। सोयल का वाटर पोटेंशियल किससे ज्यादा होगा, प्लांट से, और प्लांट का वाटर पोटेंशियल किससे ज्यादा होगा, एयर से। इट मींस एयर का सबसे कम वाटर पोटेंशियल है, तो ऐसे क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है सोयल से प्लांट में और प्लांट से एयर में। नेक्स्ट जो हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट है वो है प्लांट वाटर स्टेटस। क्या है, प्लांट वाटर स्टेटस। प्लांट वाटर स्टेटस में क्या है, हम दो पॉइंट से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक है रिलेटिव वाटर कंटेंट, रिलेटिव वाटर कंटेंट, और जो इसके अंदर सेकंड पॉइंट है वो है वाटर, टोटल वाटर पोटेंशियल। ठीक है, मींस वाटर की एनर्जी। ठीक है, उसको हम बोलेंगे टोटल वाटर पोटेंशियल। ये जो रिलेटिव वाटर कंटेंट है मींस प्रेजेंटली प्लांट के अंदर कितना वाटर प्रेजेंट है और कितना प्लांट होल्ड कर सकता है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव वाटर कंटेंट। ठीक है, लेकिन जो टोटल वाटर पोटेंशियल है वो हमें पता चलता है कि जैसे प्लांट है, प्लांट के अंदर वाटर है, उस वाटर की कितनी एनर्जी है उसको हम बोलते हैं टोटल वाटर पोटेंशियल। अब जो रिलेटिव वाटर कंटेंट है उसको हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने प्लांट से एक लीफ ली, लीफ का हम फ्रेश वेट लेंगे माइनस उसमें से उसका क्या लेंगे, ड्राई वेट। ठीक है, और एक जो नया इसका प्रोसेस है वो है फ्रेश वेट डिवाइडेड बाय फ्रेश वेट।
वो आप कैसे निकालोगे? जैसे क्या है, आपने लीफ डिटैच की है, उसका फ्रेश वेट लिया और फिर उस लीफ को आप सैचुरेशन पॉइंट पे लेके जाओगे, मींस उसकी टर्जिडिटी इंक्रीज करोगे। उसका हमें क्या लेना है? टर्जिड वेट लेना है। ठीक है, उस लीफ का हमें क्या लेना है? टर्जिड वेट। अब टर्जिड वेट जब हम लेंगे, वो कैसे लेंगे? जैसे हमने लीफ को डिटैच किया और उस लीफ को 3 से 24 घंटे के लिए पानी के अंदर डिप कर देंगे। ठीक है, लेकिन जब हम डिप करते हैं तो उसके अंदर एक मेन पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि उसके अंदर जो लाइट है उस रूम में, वो एल्यूमिनेट करनी है, ताकि उसका जो टिश्यू का जो ड्राई वेट है वो कम ना हो। ठीक है, ये इसका एक मेन पॉइंट है। तो जब वो टर्जिड पॉइंट पे आ जाती है तो उस टाइम पे उसका हम टर्जिड वेट लेंगे, माइनस उसमें से ड्राई वेट लेंगे, तो आ जाएगा रिलेटिव वाटर कंटेंट। लेकिन जो टोटल वाटर पोटेंशियल है, टोटल वाटर पोटेंशियल को हम इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। और प्लांट का जो वाटर कंटेंट है, रिलेटिव वाटर कंटेंट है, उसको भी हम इनडायरेक्टली, मींस जो स्टेटस है प्लांट, वो वाटर का स्टेटस है, उसको भी इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। इनडायरेक्टली कैसे मेजर करेंगे? जैसे प्लांट वाटर अब्जॉर्ब करता है, उसका ट्रांसपिरेशन करता है, तो उसका जो टेम्परेचर है, ट्रांसपिरेशन का मेन फंक्शन क्या है? टेम्परेचर को, प्लांट के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। तो जब हम टेम्परेचर, लीफ का टेम्परेचर जब मेजर करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा लीफ का वाटर स्टेटस क्या है। दूसरा, हम ट्रांसपीरेशन जो रेट है वो मेजर कर सकते हैं। तीसरी बात क्या है कि जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है, डिफ्यूजिव रेजिस्टेंट। ठीक है, डिफ्यूजिव रेजिस्टेंट से भी हम पता कर सकते हैं। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है कैनोपी एयर टेम्परेचर। ये सब हम मेजर करके प्लांट का वाटर स्टेटस मेजर कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज किया जाता है, वो है एक इंफ्रारेड थर्मोमीटर। इंफ्रारेड थर्मोमीटर, जिसको हम थर्मोकपल भी बोल सकते हैं। ये केवल प्लांट का जो लीफ टेम्परेचर है वो नोट करता है। लेकिन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो प्लांट का ट्रांसपिरेशन भी मेजर करता है, स्टोमेटल रेजिस्टेंट भी मेजर करता है, और साथ के साथ लीफ का जो टेम्परेचर है वो भी मेजर करता है। वो इंस्ट्रूमेंट है पोरोमीटर। ठीक है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? पोरोमीटर। जो थर्ड पॉइंट है प्लांट कैरेक्टरिस्टिक। प्लांट के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, प्लांट कैरेक्टरिस्टिक क्यों इंपॉर्टेंट है? कोई भी जब हम इरिगेशन सिस्टम डिजाइन करते हैं, एक एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम को डिजाइन करने के लिए प्लांट कैरेक्टरिस्टिक को जानना बहुत ही जरूरी है। और वो प्लांट कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं? जैसे रूट के कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और इसके अंदर मॉइस्चर जो एक्सट्रैक्शन पैटर्न है वो किस टाइप का होना चाहिए। और थर्ड वन जो पॉइंट है, मॉइस्चर सेंसिटिव स्टेसिस। ठीक है, अब जो रूट कैरेक्टरिस्टिक है, मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन पैटर्न है, और इसके अंदर जो अदर जो थर्ड पॉइंट है वो है मॉइस्चर सेंसिटिव स्टेजेस। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं पीरियड भी। ठीक है, जो ड्यूरेशन होती है वो कौन सी है? मॉइस्चर सेंसिटिव पीरियड। ठीक है, तो रूट कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले बात आती है कि किस टाइप का रूट सिस्टम है। जो रूट सिस्टम है वो मेनली 3 टाइप का होता है। एक टैप रूट सिस्टम होता है, एक फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, और जो थर्ड वन है वो एडवांटेजियस टाइप का रूट सिस्टम होता है। जो टैप रूट सिस्टम होता है वो एक लार्जर और डेंस होता है और डीपर लेयर तक जाता है। लेकिन जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, इसके अंदर जितनी भी रूट्स होती हैं वो सिमिलर साइज की होती हैं, सिमिलर डेप्थ पे होती हैं, और ये डीपर लेयर तक नहीं जाती। और एडवांटेजियस जो रूट होती हैं वो रूट सरफेस पे ना होके प्लांट के किसी भी पार्ट पे ग्रो होती हैं। उन रूट्स को हम बोलते हैं एडवांटेजियस रूट्स। जो टैप रूट है वो मेनली डाइकोट्स के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन जो फाइब्रस रूट है वो मोनोकोट्स के अंदर मेनली पाई जाती हैं।
फिर इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे माइंड में आता है कि जो रूट है, रूट की जो पेनिट्रेशन है वो कौन कौन अफेक्ट करता है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं। वो है, एक तो है हार्ड पेन, ठीक है, हार्ड पेन जिसको और हम बोल सकते हैं कॉम्पैक्शन, ठीक है, सोयल कॉम्पैक्ट होना। जैसे क्ले टाइप सोयल है, क्ले टाइप सोयल जैसे हैवी इरिगेशन आती है, रेनफॉल होती है, रेनफॉल के बीटिंग एक्शन से उसके जितने भी एग्रीगेट्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और पोर्स के अंदर पार्टिकल्स सॉइल के फिल हो जाते हैं और एक हार्ड पेन क्रिएट हो जाता है। या हैवी मशीनरी की वजह से भी जो हार्ड पेन है वो क्रिएट हो जाता है। और हार्ड पेन क्या करता है, जो पेनिट्रेशन कैपेसिटी है रूट टैप की, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये एक मेन फैक्टर है जो रूट की पेनिट्रेशन को अफेक्ट करता है। दूसरा इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हाई वाटर टेबल, हाई वाटर टेबल, ठीक है, जिसकी वजह से जो रूट है वो डीपर लेयर में ना जाके किस लेयर में रहती है, अपर लेयर के अंदर। थर्ड वन जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डेंस एंड एक्सटेंशन, डेंस एंड एक्सटेंशन। जो एक्सटेंसिव रूट सिस्टम की जो क्रॉप होती हैं वो डेंस होती हैं, वो डीपर लेयर से मॉइस्चर एक्सट्रैक्ट करती हैं, ना कि जो सैलो लेयर है वहां से। तो एक जो मेन पॉइंट है, वो मेन पॉइंट क्या है कि जो हार्ड पेन है और कॉम्पैक्शन होता है वो सेलो सॉइल के अंदर, जो सैंडी टाइप सॉइल है उसके अंदर कम बनता है, लेकिन जो क्ले टाइप सॉइल है उसके अंदर हार्ड पेन ज्यादा बनता है। तो जो पेनिट्रेशन है रूट का वो सैंडी टाइप सॉइल के अंदर 25 टू 35% हाइयर होता है, लेकिन जो क्ले टाइप सॉइल है उसके अंदर जो रूट का पेनिट्रेशन है वो 25 से 35% कम होता है इन कंपैरिजन टू सैंडी टाइप सॉइल्स। फिर इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो आता है रूट जोन, ठीक है, मेन जो पॉइंट है वो कौन सा आता है, रूट जोन। मींस रूट जोन क्या है, जो इफेक्टिव रूट जोन होता है। जैसे ये प्लांट है, ये है सोयल, और यहां से इतने पोर्शन से प्लांट न्यूट्रिएंट और वाटर एक्सट्रैक्ट करता है, तो इसको हम बोलेंगे रूट जोन। और इफेक्टिव रूट जोन्स मीन जहां से प्लांट वाटर और न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसके जो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि कितनी डेप्थ में रूट जोन है जब भी हम कोई एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम डिजाइन करते हैं तो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है, वो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन पैटर्न। कौन सा है, मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन पैटर्न। जैसे ही रूट पेनिट्रेट करती हैं सॉइल की डिफरेंट लेयर में, तो उनका एक पैटर्न होता है वाटर को एक्सट्रैक्ट करने का। अब जो रूट है, मेनली जो रूट लेट्स हैं वो अपर जो रूट जोन है, अब रूट जोन का जो अपर पोर्शन है वहां से ज्यादा पानी का क्या करती हैं, अपटेक करती हैं, न्यूट्रिएंट का अपटेक करती हैं। मान लीजिए ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ क्वार्टर है किसका, रूट जोन का। तो जहां पे भी रूट की कंसंट्रेशन, रूट लेट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, वहीं से वाटर का और न्यूट्रिएंट का अपटेक ज्यादा होगा। तो जब अगर जो रूट की कंसंट्रेशन फर्स्ट लेयर में ज्यादा है, ठीक है ना, तो यहां से वो जो टोटल वाटर है उसका 40% यहां से अपटेक करती है। फिर यहाँ जो सेकंड क्वार्टर है उसमें और कम रूटलेट्स आती हैं, तो यहाँ से 30% वाटर ले लेते हैं। फिर जो थर्ड जो क्वार्टर है वहां पे और भी कम रूटलेट्स आते हैं, तो वो 20% वाटर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जो बॉटम वाला लास्ट वाला क्वार्टर है उसमें बहुत ही कम रूटलेट्स आते हैं और वहां से केवल 10% ही वाटर का क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है।
यो एक मेन पॉइंट है जो डिपेंड करता है रूट सिस्टम पे। अगर किसी क्रॉप का सेलो रूट सिस्टम है तो वो अपर लेयर से, जो रूट जोन की अपर लेयर है, वहां से मोस्टली वाटर अब्जॉर्ब करेगा ताकि अपनी जो ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस है उसको वो फुलफिल कर सके। लेकिन जो डीप रूटेड क्रॉप है, डीप रूटेड क्रॉप की जो रूट है वो बॉटम वाली जो प्रोफाइल है, जो जोन है, वहां से ज्यादा वाटर का अब्जॉर्प्शन करता है। लेकिन जो एक्सट्रैक्शन पैटर्न है मोस्टली तो जो मोस्टली क्रॉप्स के लिए सिमिलर होता है, लेकिन इसको भी अफेक्ट करने वाला एक मेन फैक्टर है, और वो मेन फैक्टर कौन सा है? इरिगेशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो क्या है? इरिगेशन फ्रीक्वेंसी। अगर हम लाइट इरिगेशन देते हैं, अगर हम लाइट इरिगेशन देते हैं तो ज्यादा वाटर का अपटेक होता है फर्स्ट क्वार्टर से। ठीक है, अगर हम हाई इरिगेशन, सेलो इरिगेशन देते हैं, फ्रीक्वेंटली इरिगेशन देते हैं, तो फर्स्ट क्वार्टर से हाई वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन अगर हम हाई जो फ्रीक्वेंटली इरिगेशन ना अप्लाई करके एक लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम के पे या गैप पे इरिगेशन देते हैं, तो जो लोअर जो बॉटम है, क्वार्टर है, वहां से वाटर का अपटेक ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है मॉइस्चर सेंसिटिव स्टेजेस, और जिसको हम पीरियड भी बोल सकते हैं, मॉइस्चर सेंसिटिव पीरियड। अब जब भी क्रॉप की हाई प्रोडक्शन लेना हो, हाई यील्ड लेनी है, या फिर हाई प्रोडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए? ऑप्टिमम मॉइस्चर चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? ऑप्टिमम मॉइस्चर इन दी क्रॉप रूट जोन। ठीक है, जब ऑप्टिमम मॉइस्चर रहती है रूट जोन में तो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। ठीक है, फिर इसके अंदर एक मेन पॉइंट आता है मॉइस्चर की किस टाइम पे हम ऑप्टिमम जो मॉइस्चर है रूट जोन के अंदर मेंटेन करके रखनी है, वो है मॉइस्चर सेंसिटिव स्टेजेस, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब जो मॉइस्चर सेंसिटिव स्टेजेस कौन सी होती हैं? जैसे प्लांट के अंदर ग्रोथ है, ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, तो उस टाइम पे कुछ स्टेजेस आती हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर उन स्टेजेस पे ऑप्टिमम मॉइस्चर मेंटेन नहीं की गई रूट जोन में, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे जाएगा? क्रॉप की ईल्ड के ऊपर। ठीक है, तो क्रॉप की हाई ईल्ड लेने के लिए हम इन सेंसिटिव स्टेजेस के टाइम पे क्या करते हैं? वाटर की अप्लीकेशन करते हैं। और वो सेंसिटिव स्टेजेस हो सकती हैं, जैसे वेजिटेटिव स्टेज है। ठीक है, वेजिटेटिव स्टेज में जो सेकंड पॉइंट है वो टिलरिंग स्टेज हो सकती है। ठीक है, टिलरिंग स्टेज के बाद इसके अंदर आ सकती है फ्लावरिंग स्टेज है, या किसी के अंदर ईयर हेड है, या फिर पैनिकल इनिशिएशन स्टेज है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ग्रेन जो फॉर्मेशन स्टेज है, ग्रेन फिलिंग स्टेज है। ठीक है, तो इन स्टेजेस पे जब वाटर की रिक्वायरमेंट होती है तो वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है, अदरवाइज जो क्रॉप की यील्ड है वो डाउन चली जाती है। अगर हम ये करें कि इन स्टेजेस पे वाटर अगर हमसे मेंटेन नहीं हुआ, और हम सोचते हैं कि इन स्टेजेस के अलावा दूसरी स्टेजेस पे हम वाटर का जो कंटेंट है, जो मॉइस्चर है रूट जोन के अंदर मेंटेन कर लेंगे, तो उससे यील्ड रिकवर हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने इन सेंसिटिव स्टेजेस के ऊपर, क्रॉप की जो मॉइस्चर सेंसिटिव स्टेजेस हैं, इन पे मॉइस्चर मेंटेन नहीं किया इस टाइम पे, तो जो क्रॉप का लॉस होता है वो आप कभी कंपनसेट नहीं कर पाओगे। चाहे जो अदर एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं वो सारी की सारी आप प्रोवाइड करते हो या प्रोवाइड कर सकते हो, तो भी आप उसको ओवरकम यील्ड के लॉस को नहीं कर पाओगे। तो इन स्टेजेस पे जो सॉइल मॉइस्चर है वो ऑप्टिमम सॉइल मॉइस्चर मेंटेन करनी है, किसके अंदर? रूट जोन के अंदर। ठीक है, अगर जो फर्स्ट स्टेज है वो है जर्मिनेशन और एमरजेंस।
अगर जर्मिनेशन और एमरजेंस पे मॉइस्चर स्ट्रेस होता है तो इसका इफेक्ट जाता है प्लांट स्टैंड पे, तो प्रॉपर ऑप्टिमम प्लांट स्टैंड नहीं होगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्टेज आती है वो आती है टिलरिंग की। अगर टिलरिंग के टाइम पे मॉइस्चर की डेफिशिएंसी होती है तो नंबर ऑफ टिलर्स कम हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ टिलर ही कम हो गए तो जो इनफ्लोरेसेंस है वो भी कम होगी। इनफ्लोरेसेंस अगर कम होती है ईयर हेड और ईयर पेनिकल कम होते हैं तो इट मीन्स उसकी जो लॉस है वो किस पे जाएगा, ईल्ड के ऊपर जाएगा। फिर बात आती है पेनिकल इनिशिएशन स्टेज पे। अगर पेनिकल इनिशिएशन स्टेज पे या फ्लावरिंग स्टेज पे अगर वाटर की डेफिशिएंसी होती है तो इसका इफेक्ट जाएगा नंबर ऑफ ग्रेन्स पे पर ईयर पर पेनिकल, ठीक है, वो कम हो जाएंगे, फिर उससे ईल्ड लॉस होगा। फिर अनदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ग्रेन फिलिंग, ठीक है। ग्रेन फिलिंग स्टेज पे या ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज पे अगर मॉइस्चर स्ट्रेस होता है और हम उस टाइम पे पानी नहीं दे पाते हैं तो जो ग्रेन्स होते हैं वो श्राइवल्ड हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे और उनका जो टेस्ट वेट है वो क्या हो जाएगा, डाउन आ जाएगा। और जैसे ही टेस्ट वेट कम आएगा तो जो यील्ड है वो क्या हो जाएगी, डाउन चली जाएगी। और ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इन स्टेजेस पे अच्छी ऑप्टिमम मॉइस्चर मेंटेन करते हैं रूट जोन के अंदर तो हम उस क्रॉप की ज्यादा से ज्यादा यील्ड ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा यील्ड हार्वेस्ट कर सकते हैं। और इन स्टेजेस पे हम वाटर अप्लाई करके अदर स्टेजेस को छोड़ के तो हम क्रॉप की जो वाटर यूज एफिशिएंसी है उसको भी इनहांस कर सकते हैं। जैसे जो सीरियल्स क्रॉप हैं उनमें जैसे फ्लावरिंग जो स्टेज है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे ही जो लेग्यूम क्रॉप हैं उनके अंदर फ्लावरिंग भी और पोड डेवलपमेंट स्टेज क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।